अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। न्यू पाकिस्तान में मैं आपकी मेज़बान आपको खुशामदीद कहते हैं और वेलकम कहते हैं। मेरे जो टीम के हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, अक्सर हम शोज़ के बाद बैठते हैं और हम हमारे नेक्स्ट डे के कभी टॉपिक डिस्कस करते हैं या कभी कोई बहुत मिजरेबल कभी स्टोरी होती है जिससे अनाउंस करके या शो में जब हम कोई स्टोरी करते हैं, कोई ऐसा सेगमेंट करते हैं कि दिल बड़ा बोझ सा जाता है, मायूस सा हो जाता है, लेकिन फिर अपने आप को ठीक करना पड़ता है। तो हमेशा उमर वाहिद कुरैशी का मैं 3 साल से हमेशा एक डायलॉग सुनती हूँ। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि भाई हमारे जो माशरा है, हमारी जो कौम है, हम जो लोग हैं, उनकी तरबियत नहीं है। हमारी अगर तरबियत ठीक हो जाए ना तो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल हैं जो हल हो जाएं। और मैं इस बात से टोटली 110% एग्री करती हूँ कि ये बात ठीक है, हमारी तरबियत नहीं है। और तरबियत इसलिए नहीं है, अब क्यों नहीं है तरबियत? अब सवाल ये पैदा होता है, तरबियत इसलिए नहीं है क्योंकि एजुकेशन नहीं है, निज़ाम तालीम नहीं है। 1% है जो स्कूल जा रही है, जो घराने हैं जिनके बच्चे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं, जो एलीट क्लास है या जो मिडिल क्लास है, लेकिन जो बाकी का तबका है, जो निचला तबका है, वो तो कभी प्राइमरी तक भी नहीं गए हैं। उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं कि हम अगर अपने बच्चों को तालीम देंगे तो ये सारी ज़िंदगी जो गुर्बत की चक्की में पिसते हैं, शायद अपने लिए ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ। ऐसे में अब एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से सामने आया है। बच्चों की तालीम के हवाले से तो मैं बात करूंगी ही कि ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये एक इनिशिएटिव जो कि पहली बार उठाया गया है इन द हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री बनेगी भी आगे चलकर, तारीख बनेगी भी। और जनाब न्यूज़ ये है, स्टोरी ये है कि ख्वाजा सरा जो है वो अब किसी महफिल की ज़ीनत नहीं बनेंगे, जिसको हमेशा लोग धुतकारते आए, हमेशा से हमारे मुआशरे में हमेशा से जो है उनको कभी भी प्यार मोहब्बत तो दूर की बात है, हमेशा से उनको अलग थलग अपने से समझा गया। अब गवर्नमेंट की जानिब से जो इनिशिएटिव लिया गया है, मैं समझती हूँ वो काबिल दाद है, और वो ये है कि अब ख्वाजा सरा जो हैं वो स्कूल जा सकेंगे, अपनी बेसिक तालीम हासिल कर सकेंगे। प्राइमरी से लेकर FA तक की क्लासेस होंगी। और जब ये स्कूल का जनाब सारा इनिशिएटिव लिया गया तो मैं आपको बताऊं कि पहले रोज़ ही, तालीम के आगाज़ के पहले रोज़ ही, जो 18 ख्वाजा सराय उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा ली, और आई एम श्योर ये नंबर बढ़ने वाला है और उससे एक मेजर तब्दीली भी आएगी और लोगों के नज़रिए में भी तब्दीली की मैं समझती हूँ कि अब ज़रूरत है। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर जिन्होंने हमें मुल्तान से ज्वाइन किया है, उनसे इस एजुकेशन प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद डिटेल्स जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अदनान। जी वालेकुम सलाम। अदनान, बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है जो हम शेयर कर रहे हैं हमारी ऑडियंस के साथ। कब से जो है वो प्रॉपर क्लासेस का आगाज़ होगा? जी क्लासेस का तो आगाज़ हो गया है, और ये भी खूबसूरत और हुस्न है हमारे माशरे का कि हमने देखा है कि आम हर आदमी तालीम हासिल करता है। और अब ट्रांस एजुकेशन प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है, और ये ट्रांसजेंडर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उनको माशरे में नुमायाँ करने के लिए उनको ये एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। और जो मुल्तान से ही इसको चुना गया है, मुल्तान में पाकिस्तान का ये पहला ट्रांस एजुकेशन जो स्कूल है जो कल से शुरू हुआ है, और 18 ट्रांसजेंडर ने अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाई है और ये क्लासेस का आगाज़ हुआ है। अब इससे जो तासुर है वो क्या जाएगा? वो ये जाएगा कि जैसे आपने जिक्र किया कि हमारे माशरे में हम देखते हैं कि महफिलों में, फंक्शंस में जो ख्वाजा सरा हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, वो नज़र आते हैं। और आम सड़कों पे आम तौर पे हम इनको, हमारे जो सोसाइटी इनको हकारत की निगाह से देखती है। लेकिन अब जो इनको एजुकेशन सिस्टम जो इनका शुरू किया गया, जब इनको तालीम दी जाएगी, जब ये पढ़ेंगे लिखेंगे, तो इनको अंदर एक शऊर आएगा अपनी सोसाइटी को, ख़ास तौर पर अपनी कम्यूनिटी को आगे लाने के लिए। और क्योंकि जब एक ट्रांसजेंडर है उसका माइंड सेट होता है कि उसने सिर्फ महफिलों में जाना है या फंक्शन में जाना है। अब उनके अंदर एक सोच आएगी, एक कौम के लिए, मुल्क के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नया करने का जज्बा आएगा। तो ये तो अभी तालीम का जो मरहला है वो शुरू किया है प्राइमरी से FA तक। और इसमें जो ख़ास तौर पे जो टीचर्स हैं वो भी इन्होंने जो ट्रांसजेंडर्स ही रखे हैं, जो MPhil हैं, जो बैचलर हैं, उनको चुना गया है। वो इन ट्रांसजेंडर्स को पढ़ाएंगे और ये पढ़ लिख के अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ये तो पहला मरहला था जो कल से शुरू हुआ है मुल्तान में।
अब अगर ये कामयाब हो जाता है तो इसको जो मुल्तान के और जुनूबी पंजाब के दूसरे इलाके हैं जैसे डीजी खां है, बहावलपुर है, उसमें भी ये शुरू किया गया है। और पहले मरहले में जो ट्रांसजेंडर जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है या अब हर ट्रांसजेंडर जो है वो इसमें हिस्सा जो है वो तालीम हासिल कर सकता है, अपनी पढ़ाई शुरू कर सकता है। उसकी एज का उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो जिस मर्जी एज में और जिस मर्जी क्लास से जो है अपना दाखिला ले सकता है। फिर यहाँ से वो पढ़ेगा और अब उनको ये फैसिलिटीज़ भी ये दी जा रही हैं कि उनको घर से पिक एंड ड्रॉप भी दी जा रही है, उनको यूनिफॉर्म भी दी जा रहा है, उनको किताबें, उनकी ख़ास तौर पे प्रोटेक्शन को यकीनी बनाया गया है। क्योंकि बाज़ का जब ख्वाजा सरा अगर बैग लेके स्कूलों में या यहाँ पे आएंगे तो एक ये भी क्योंकि उनको भी एक ट्रांसपोर्ट का ये जो सिलसिला है वो भी उनके लिए शुरू किया गया है। अदनान, आप स्कूल के बाहर ही मौजूद है, मुझे बताइएगा, आपकी भी यकीनी तौर पे मुलाकात हुई होगी जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी यहाँ पर अभी जिन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है, उनके तासुरात क्या थे, एहसासात उनके क्या थे, फीलिंग्स उनकी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारी उनसे बात हुई, हमने उनसे गपशप भी की, वो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे और बड़ा उनके अंदर एक प्राउड सा उनको फील हो रहा था कि पहले जिन्होंने तालीम हासिल कर ली थी पहले, तो उनमें से बास ऐसे ट्रांसजेंडर थे जो बॉयज़ स्कूल में जिन्होंने तालीम हासिल की, तो उनके अंदर एक थोड़ी सी पहले जो उनको हरासा किया जाता था या उनकी जो है उनको डराया जाता था या उनकी फुलिंग की जाती थी, वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। अब सारे ट्रांसजेंडर मिलकर यहाँ पे तालीम हासिल करेंगे, उनके अंदर एक प्राउड था कि हम पढ़ेंगे, हमारा खुद मुख्तार रोज़गार होगा, हम अपने दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं उनको शऊर देंगे, उनको भी इसकी तरफ माइल करेंगे ताकि जो है वो इस सिलसिले में आ सकें। और फिर मज़े की बात ये भी है कि ये जो पहला मरहला है ये शुरू किया गया, इसके दूसरे मरहले में ख्वाजा सराओं को हेयर ड्रेसिंग के कोर्सेज कराए जाएंगे, कुकिंग के कोर्सेज कराए जाएंगे, ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज कराए जाएंगे, टेलर के, फैशन डिज़ाइनिंग के, कपड़े की कढ़ाई सिलाई के, ये रोज़गार भी उनको दिए जाएंगे। उनको ये जब हुनरमंदी दी जाएगी तो फिर एक चेंज आएगा सोसाइटी में, उनकी अपनी सोसाइटी में उनके अंदर एक प्राउड आएगा, वो खुद सर्व कर रहे होंगे अपनी कम्युनिटी को, वो खुद अपने मुआशरे में खिदमत कर रहे होंगे और उनकी जो खुद मुख्तारी है, खुद एतमादी है, उसको फ़रोग मिलेगा। जब ये कोर्सेज होंगे, जब वो खुद अपना रोज़गार कमा रहे होंगे, तो ये एक बड़ा अच्छा जो है सेटअप शुरू हो जाएगा। अच्छा अदनान, यूजली ये होता है कि जो स्कूल से अलग जो है वो इस तरह के, जिस तरह से आपने बताया कि दस्तकारी का भी काम सिखाया जाएगा, दूसरे स्किल्स भी सिखाए जाएंगे, तो उसके लिए आपको अलग से एडमिशन लेना पड़ता है। लेकिन इस स्कूल की खास बात यह है कि यहाँ पे अपनी तालीम के साथ साथ ये एक्स्ट्रा स्किल भी यहाँ से सीख सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे है कि वो अपनी तालीम जैसे तीन घंटे उनकी जो है क्लासेस का टाइम पीरियड है, उसमें वो अपनी क्लास लेंगे, उसके बाद वो अपनी दूसरी स्किल्स जो हैं वो भी ले सकते हैं। और फिर दूसरा ये है कि गर्ल्स कम्प्रीहेंसिव स्कूल में ही ये क्लासरूम्स बनाए गए हैं ताकि ख्वाजा सराओं को किसी किस्म का कोई जो अपने आप को वो अनसिक्योर फील ना करें, वो यहाँ से खुल के खुद एतमादी के साथ यहाँ पे पढ़ें भी और अपनी स्किल्स को भी उजागर करें। और फिर यहाँ से जब वो इस स्टेज से अपने आप को बनाएंगे तो फिर वो अपनी जाके जब सर्विसेज देंगे अपनी कम्युनिटी में, तो उनके लिए दूसरे जो ख्वाजा सराय हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा एक पॉजिटिव और मस्बत इमेज जो है वो भी जाएगा। और फिर उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म होगा कि वो आएंगे। पहले उनका एक माइंड होता था कि उन्होंने सिर्फ फंक्शंस में जाना है, अब उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म होगा कि वो पढ़ लिखे अपना रोज़गार कमा सकेंगे, अपना खुद मुख्तार और बेहतर रोज़गार जो बाइज़्ज़त रोज़गार हम जिसको कहेंगे। तो फिर पहले हमारी सोसाइटी में होता था कि हम हमारी कम्युनिटी में ख्वाजा सराओं को इतनी अच्छा अदनान, ये भी बताइएगा यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग कैसी है, स्कूल की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, फीस के हवाले से बताइएगा। सारे ख्वाजा सरा जो कम्युनिटी है जो ज्वाइन करना चाहती है स्कूल, वो इजीली अफोर्ड भी कर सकती है? जी बिल्कुल, चूँकि ये ट्रांस एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत ये शुरू हुआ है तो इसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ हैं। अब जो स्कूल की बिल्डिंग है, ये कम्प्रीहेंसिव गर्ल्स स्कूल मुल्तान का एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा स्कूल है जहाँ पे तमाम गर्ल्स जो हैं उनकी क्लासेस होती हैं। और ये जो है काफ़ी हिस्टोरिकल स्कूल है, इसे क्लासरूम्स बड़े हवादार हैं और तमाम जो है स्टाफ मुतय्यन किया गया है, ख़ासतौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल दी गई। और कल जब सेक्रेटरी एजुकेशन जुनूबी पंजाब थे, उन्होंने भी यहाँ का विज़िट किया और उन्होंने भी ये चीज़ें जो थी उनको बेहतर करने का जो हदायत की हैं। और उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया है कि ख्वाजा सराओं को एतमाद बहाल करना है, उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म देना है, उनको एक बेहतर तालीमी जो है वो प्लेटफॉर्म देना है, जिसकी वजह से क्योंकि ये अभी स्टार्ट है, स्टार्ट में ही उनका एतमाद जब हम बहाल कर देंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जब उनके लिए आ जाएंगी, तो फिर दूसरे ट्रांसजेंडर जो अभी देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि इसको कैसे होगा, उनके लिए उनका भी दिल करेगा, वो भी आके यहाँ से पढ़ेंगे, वो भी खुद मुख्तार बनेंगे और उनके लिए उनका फ्यूचर जो है वो भी ब्राइट होगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और स्कूल के अंदर
ही ये तमाम जो सहूलियात है उसको यकीनी बनाया गया। इवन कि हम भी कल जब जा रहे थे तो हमें भी जो है ख्वाजा सराओं से रोका जा रहा था कि मिलने के लिए, क्योंकि ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए है, ताकि कोई दूसरा बंदा या कोई दूसरे लोग उनको डिस्टर्ब ना करें। वो अपना बिल्कुल बेफिक्र होकर यहाँ पे आएँ, पढ़ें, अपनी स्किल्स को उजागर करें और अपनी कम्युनिटी के लिए सर्विसेज दें। थैंक यू सो मच अदनान, आपने हमें अपडेट किया लाइव रिपोर्टिंग स्कूल के बाहर से। जनाब मुल्तान में पहला ये जो है वो ट्रांस एजुकेशन प्रोजेक्ट है जिसका आगाज़ हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये इनिशिएटिव लिया गया है विच इज़ वेरी गुड, और मैं समझती हूँ कि मुल्तान के साथ साथ जो है ये दीगर शहरों में भी इसको स्प्रेड होना चाहिए, ताकि जितनी ख्वाजा सरा हमारी कम्यूनिटी है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके और तमाम लोग अपनी तालीम जो है, जो ख्वाजा सरा हैं, वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों और फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलेंगे बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे DIG इस्लामाबाद, उनसे बात करेंगे। कल से सोशल मीडिया पर आपको पता है कि एक वीडियो गर्दिश कर रही है एक शख्स की जिसका नाम उस्मान मिर्जा बताया जाता है, जो कि अब जेल की सलाखों के पीछे है, और उसका पूरा ग्रुप, बाकी दीगर 3 उसके साथी भी। 4 अफराद की गिरफ्तारी पूरे मामले में अमल में लाई जा चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए, फौरन एक्शन लेते हुए इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया है। पूरा मामला है क्या, एक्चुअली में हुआ क्या है, कहानी क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। खुदा के बंदे हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इकबाल ने कितनी खूबसूरती से जो है वो बता दिया है इसके अंदर कि जो एवरी रिलीजन भी है, हमारा जो हर मज़हब भी है, बेसिकली अगर वो कोई बात करता है, और सारी दुनिया के जो मज़ाहब की अगर मैं बात करूँगी उनमें अगर एक कोई कॉमन बात है तो वो क्या है, वो ये कि वो इंसानियत की बात करते हैं। और नो डाउट हमारा मज़हब इस्लाम, उसकी तो बुनियाद ही इंसानियत पर है। और एक ऐसा इंसान हमारे मुल्क का, एक ऐसा नाम, एक ऐसा हीरो, एक ऐसा लेजेंड जिसको बिछड़े आज हमसे पूरे 5 बरस बीत गए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हमसे जुदा हैं, वो आज भी हम में ज़िंदा हैं। ज़िंदा इसलिए क्योंकि उन्होंने इंसानियत के लिए जो काम किया, शायद ही कोई शख्स इतना काम कर सके। ये ज़िंदगी की जो रंगीनियाँ हैं, इससे अलग थलग होकर एक सादगी को अपनाया, इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम किया। अगर कहा जाए कि रिचेस्ट पुअर जो है वो कौन है, तो मैं समझती हूँ कि अब्दुल सत्तार ईधी के अलावा कोई और इंसानियत का वो मोहसिन हो ही नहीं सकता जिनके सर पर कोई एक कारनामा नहीं, जिन्होंने बेसहाराओं को आसरा दिया, जिन्होंने यतीमों को अपना नाम दिया। और अपने इंटरव्यू में कहते हैं, बड़ी प्यारी और सादा बातें करते थे। एक बड़ी प्यारी बात मुझे लगी, कहते हैं कि अगर मुझे किसी ने तलाशना है ना, किसी ने मुझे ढूंढना है, तो मुझे इंसानों में ढूंढो, इंसानों में, आम इंसानों में ढूंढो, मैं आम इंसानों का बंदा हूँ। इतनी प्यारी बातें करने वाला, इतना आम, इतना प्यारा इंसान हम में नहीं है, लेकिन उसके काम हमेशा जिंदा रहेंगे और हम में हैं। आज हम जो है अब्दुल सत्तार ईधी साहब को नियो पाकिस्तान में, और उन्होंने जो किया इंसानियत की फलाह के लिए जो किया, उनको हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं। उनके साहबजादे फैसल ईधी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बिल्किस आपा से भी हम गुफ्तगू करेंगे, थोड़ी सी यादें ताज़ा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम फैसल से बात करते हैं। फैसल, मुझे बताइएगा उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, उनकी उन खूबियों के बारे में जो अब्दुल सत्तार ईधी को हीरो बनाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है वो मदद किया और हमें इज्जत दी, ईदी साहब को याद रखा। उनकी जो है ये बातें जो आज भी हमें याद हैं, वो कहते थे सच्चाई, सादगी, वक्त की पाबंदी और मेहनत, ये जो है इंसान की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंसान जब तक इन चारों चीज़ों को नहीं अपनाता, कभी भी जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। और इंसानियत से मोहब्बत, उसकी मिसालें जो है वो हमारे दिलों में आज भी मौजूद हैं। और कभी भी वो किसी को तकलीफ में देखते तो उनको मज़ा नहीं आता। जब शुरू में ईदी साहब ने कब काम का आगाज़ किया था 1950s, अर्ली 50s में,
और आहिस्ता आहिस्ता उनका काम बढ़ता गया। तो लोग इनको फ़ोन करते थे कि फ़लाँ आदमी फ़लाँ फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, इनको आके उठा जाए। तो वो उनको उठाते और सिविल हॉस्पिटल कराची है उसमें छोड़ के आते थे। तो सिविल हॉस्पिटल वाले, सरकारी हॉस्पिटल वाले हमेशा कहते हैं कि जिनका अटेंडेंट नहीं होता उनको आप ना लेकर आएँ। तो ये हमेशा से मसला बनता और वो परेशान रहते हैं कि इनको मैं कहाँ ले जाऊँ। फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने लोगों ने इनका खुलूस को देखते हुए, इनके काम को देखते हुए इनको जगह दिलाना शुरू कर दी। बराबर वाली जो जहाँ पे इन्होंने 1951 में डिस्पेंसरी किराए पे ली थी, वो फिर इनकी मलकियत में आ गई, लोगों ने इनको दिला दी। फिर बराबर में जगह दिला दी थी, वहाँ पे उन्होंने वार्ड बना दिया ताकि जो सिविल हॉस्पिटल वाले जिन मरीजों को नहीं लेते थे वो यहाँ पे इनको लेकर आते, इनको नहलाते धुलाते और अपने पास रखते जब तक उनके वर्षा नहीं मिल जाते। तो यहाँ से जो है वो एक समझने के एक पहला ईदी होम जो है वो इसका क़याम अमल में आया। 1954 में जो है वो 1954 में पहली सेकेंड हैंड एम्बुलेंस खरीदी 4000 रुपए की। हिलमन उस बरतानिया की कंपनी की गाड़ी थी और उसी पे उन्होंने एम्बुलेंस चलाना सीखी और 22 साल तक अकेले एम्बुलेंस चलाते रहे क्योंकि इतने उनके पास शुरू में पैसे नहीं थे कि वो ड्राइवर रख सकें। ये इनकी जो है वो इब्तिदाई कहानी थी जहाँ से इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और उन तकलीफ़ों के अंदर जिसमें बहुत सारे लोगों ने इनकी मुखालफत की, बहुत सारे मसाइल हुए, परेशानियाँ हुई, इनको गालियाँ देते थे बहुत सारे लोग कि ये गलत तरीके से काम करते हैं, ये जो है बहुत सारे ये मज़हब को नहीं देखते हैं, किसी की भी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, ये ना ही कम्युनिटी को देखते हैं। तो ये सारे इनकी जो है वो नस्ल परस्तों ने हमेशा इनकी मुखालफत की और मजहबी इंतहा पसंदों ने मुखालफत की, लेकिन इन्होंने कभी भी इसका सामना भी नहीं किया। उन्होंने कहा इनको जवाब देना जो है वो अपनी तवानाई को ज़ाया करना है, इनको जवाब नहीं दो, आप अपना काम से इनको जवाब दो। और यही एक बेहतरीन तरीका होता है इनको जवाब देने का कि आप अपना काम जारी रखो इंसानियत का, बिला तासुब बिला तफरीक, तो ही आप कामयाब हैं। और इन 4 उसूलों को कभी भी नहीं छोड़ो, सादगी, सच्चाई, वक्त की पाबंदी और मेहनत। ये इनका बुनियादी फलसफा था। मैं समझती हूँ, मैं नहीं बल्कि मेरे ख्याल से ये हम तमाम लोग समझते हैं जो लोग उनको प्यार करते हैं कि अब्दुल सत्तार ईधी एक ही थे, उन जैसा शायद ही कोई दोबारा शख्स पैदा हो सके, शायद ही कोई और ईधी एक और बन सके। मैंने पूरी न्यूज़ की ट्रांसमिशन की, घंटों हम स्टूडियो में रहे जब सारा तदफीन का सिलसिला हुआ, किस तरह फ़ौजी एहसास के साथ तदफीन की गई। मैं हमेशा बात करती हूँ कि मैं बहुत कम ऑन स्क्रीन इमोशनल होती हूँ, दो कि आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, लेकिन 2 वाक़यात मेरी ज़िंदगी में ऐसे हुए जब मैं अपने भी आंसू कंट्रोल नहीं कर सकी और अपने जज्बात पर मैं टीवी पर काबू नहीं रख सकी, दो कि मैं अपनी नफ्स पर बहुत कंट्रोल रखती हूँ। एक तो एपीएस का हादसा, आपको पता है कि उसने भी हम सबको रुलाया, हर आंख अश्कबार हुई। और दूसरी बार तब हुआ जब मैंने अब्दुल सत्तार ईधी साहब के जाने की खबरें की और सारी एक वो ट्रांसमिशन हुई, तब भी मैं समझती हूँ कि हमारी पूरी जो कौम के जज्बात थे वो बहुत ज़्यादा थे और एक पूरा कौमी सदमा, एक दुख था। लेकिन जो काम वो करके गए हैं इंसानियत के लिए, उसको देखकर खुशी भी होती है, उसको देखकर फ़ख्र भी होता है। मुझे बताइएगा अपने आखिरी वक्त में वो क्या नसीहत आपको करते रहे, क्या आपको कहकर गए? आप ये मम्मी से बात कर रही हैं, मेरे से बात कर रही हैं? मैं आपसे, फैसल साहब, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आखिरी वक्तों तक भी ईदी साहब जो है वो मुझे याद है, तकरीबन इनके इंतकाल से 1 हफ्ते पहले की बात है, मीठादर ईदी सेंटर के कमरे में जहाँ पे वो रहते थे, मैं और साद मेरा बेटा है, हम वहीं पे खड़े हुए थे और ईदी साहब लेटे हुए थे लेकिन होश में थे। और मैंने उनसे बात की कि ईदी साहब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मुझे सौंप के जा रहे हैं, मैं इसको नहीं चला पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे डांटा कि नहीं, तुम ही चलाओगे और अच्छे तरीके से चलाओगे। और मेरा बेटा वहीं खड़ा हुआ था, तो मैंने मेरे बेटे ने भी ये जो है ना इसको महसूस किया और फिर जो है वो ज़्यादा बात नहीं करते थे और फिर गुस्सा हो जाते थे, फिर हमने बात नहीं की फिर। और बस अल्लाह ने इनकी इतनी ज़िंदगी लिखी थी, हमने पूरी कोशिश की, लोगों ने बहुत दुआएं दी, दुनिया भर के लोगों ने दुआएं दी और हर जगह, चाहे मस्जिद हो, चर्च हो,
मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, इनके लिए दुआएं की गई और अल्लाह ने इनको जो है वो बस इतना ही रखना था। और जब वो चले गए तो हमें बहुत ही दुख हुआ, अफसोस हुआ। और इनकी एक वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद मेरा पूरा जिस्म जो है वो किसी मेडिकल कॉलेज को देना, ताकि वहाँ के बच्चे जो हैं वो मेरी जिस्म से सीख सकें और दूसरों का इलाज कर सकें। तो यानी कि जाते जाते वक्त भी वो ये चाह रहे थे कि लोगों के लिए कुछ कर जाएं, कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएं, अपनी बॉडी तक वो डोनेट करना चाह रहे थे। हाँ, तो ये तो अपनी जिंदगी में ही उन्होंने कह दिया था। कई दफा इन्होंने कई इंटरव्यू में कहा था कि मेरी बॉडी किसी मेडिकल कॉलेज में जो है वो देना, ताकि जो है वो हमारे बच्चे, हमारी नई नस्ल जो है वो इलाज करना सीखें और आने वाली नस्लों का इलाज कर सकें। तो मेरी हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन मैंने फिर बात की कि ईदी साहब ये कह के गए थे, लेकिन सब मुत्तफिक तो नहीं थे। फिर आंखों उन्होंने कहा था मेरा कोई भी आज़ा जिस्म का किसी के अगर काम आता है तो वो दे देना। तो मैंने फिर अदीब रिजवी साहब से रिक्वेस्ट की कि ये इनकी ख्वाहिश थी और हम चाहते हैं कि घर वालों में की तरफ से मैं जो है वो बात करना, मतलब फैसल साहब आप हमारे साथ ही हैं, लाइन पे मौजूद ही रहिएगा। बिल्किस आपा ने भी हमें अभी ज्वाइन किया है, उनसे भी हम थोड़ी सी यादें ताज़ा करना चाहेंगे। ज़िंदगी का एक तवील सफ़र, एक खूबसूरत सफ़र, कई दहाइयाँ आपने उनके साथ गुजारी। बिल्किस आपा, कोई यादें, कोई वाक़या, कोई किस्सा कुछ सुनाएं, कोई बात उनकी हमें। जी, हम लोग बाई रोड हज के लिए गए थे ना, इधर 72 में। वो पुरानी गाड़ी थी हमारी और उसमें नया इंजन डाला था। तो हमारे को जैसे 22 दिन में हम हज को पहुंच गए थे। और ये मेरे को ये सफ़र मेरा ज़िंदगी का यादगार सफ़र था। और 8 दिन हमने बर्फबारी में गाड़ी चलाई थी ईरान में। जी बिल्किस जी, आपको सुन पा रहे हैं? जी जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, हमेशा वो सादगी की बात करते हुए दिखाई दिए। कभी उन्होंने अपने लिए बहुत सारे, जब उनके पास लोग जाते थे, सहाफ़ी उनके पास जाते थे, तो वो उनसे हमेशा एक सवाल करते थे कि आप इतने सादा नज़र आते हैं, आप रियल लाइफ में भी, हकीकत में भी इतने सादा हैं। तो उनकी सादगी की कोई मिसाल आप शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ, कोई बात बताना चाहेंगी? एक तो किस्सा मुझे भी याद है जो हमेशा वो अपना बताते रहे कि बहुत कम लिबास, बहुत कम जोड़े उन्होंने अपने लिए सिलवाए हुए थे। इतनी सादा उनकी ज़िंदगी थी कि हमेशा बताते रहे वो अपने हर इंटरव्यू में कि एक जोड़ा उतारते हैं और दूसरा एक रखा होता है, बस 2 ही हैं। तो सादगी की मिसाल तो यहीं से पता चल जाती है हमें। कोई और बात जो आप शेयर करना चाहती हो, आप हमें बताएं। ये कहते थे अगर कामयाब जिंदगी में होना है तो सादगी को अपनाओ, सादगी को अपनाओगे तो कामयाब हो जाओगे। और हमको भी, हमारे घर में भी यही सबक देते थे, मेरे बच्चों को भी, कि आपको सादगी से रहना है बेटा, हमको जिंदगी में कुछ बनना है ना तो सादगी अपनाओ। अच्छा बिल्किस आपा, जैसे लोग, अभी फैसल ईदी साहब से भी बात हो रही थी तो वो लोगों ने भी बड़ी तनकीद उन पर करते रहे। कैसे जो है वो अपनी ढाल किसको बनाते थे, तनकीद को कैसे देखते थे, लोगों के क्रिटिसिज्म को कैसे टॉलरेट करते रहे? जब हमने झूला लगाया था ना तो बहुत लोगों ने हमारे पे तनकीद की थी ना, तो ये बोलते थे इनको बोलने दो, भले ये कहते थे तुम जन्नत में नहीं जाओगे, और है ना तुम या कादियानी हो, तो इसराइल के एजेंट हो, अमेरिका के एजेंट हो, लेकिन है ना उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की, कभी मुनासिब नहीं समझते थे कि मैं उनको इनका जवाब दूं। बिल्किस आपा, जब ये काम करने की ठानी कि अब तो यही करना है, अब तो लोगों के लिए ज़िंदगी वक्फ कर देनी है और अब तो यही जीना मरना है, तो यकीनी तौर पर, इब्तदाई तौर पर बड़ी मुश्किलात भी आती हैं, बड़े सारे चैलेंजेस भी आते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है कोई सपोर्ट का ना होना। तो क्या क्या मुश्किलात थी जिनको उन्होंने बड़े सब्र के साथ फेस किया? ये हमेशा किसी को पलट के जवाब नहीं देते थे और लोग हमारे पीछे लगे ही रहते थे। पता नहीं क्या हमारे पास था, कुछ भी नहीं था, लेकिन कहते थे मैं कहूँ ना ये हमको बुरा बोलता है आदमी, ये कमेटी वाले बुरा बोलते हैं, ये बुरा बोलते
क्या है ना, अपोजिशन का होना जरूरी है। अगर अपोजिशन नहीं होगी तो हमारे काम करने में नरमी, ढीलापन आ जाएगा। इनको करने दो ताकि हमारी स्पीड बढ़ती रहे। अच्छा, मुझे बताइएगा, जब आपके साथ वक्त गुजारते थे, यकीनन बहुत मसरूफ़ होंगे, इतना बड़ा जो जिम्मा उन्होंने अपने कंधों पर उठाया हुआ था, आपके साथ हंसी मजाक करते थे? कैसे, क्या बातचीत होती थी? किस तरह का मिजाज वैसे निजी जिंदगी में रखते थे बच्चों के साथ, आपके साथ? हंसी मजाक की आदत नहीं थी साहब, बस वो चुप बैठ के सोचते रहते थे और कोई बात याद आए तो लिख लेते थे। अच्छा, फैसल भी हमारे साथ हैं, फैसल से भी हम बात करते हैं। फैसल, जो ख्वाब हमेशा से अब्दुल सत्तार ईदी साहब देखते रहे लोगों के लिए या इंसानियत के लिए या फलाह बहबूद के लिए, जो करना वो चाहते थे, हम तो समझते हैं कि उन्होंने वो जितना सोचा होगा शायद उससे बढ़कर किया हमारे लिए, हमारे इस मुल्क के लिए। क्या उन्होंने आपसे इस बात का जिक्र किया कि जो ख्वाब उन्होंने देखा वो उन्होंने पूरा कर लिया? जी फैसल साहब, आप सुन पा रहे हैं? जी जी बोले। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपसे कभी उन्होंने जिक्र किया कि जो ख्वाब वो देखते रहे हमेशा से कि मैं इंसानियत के लिए जो करना चाहता हूँ वो तो उन्होंने पूरा कर लिया, इस बात का जिक्र किया उन्होंने आपसे? हाँ नहीं, वो बहुत मुतमईन थे। जब वो जा रहे थे दुनिया से तो बहुत मुतमईन थे। वो कहते थे कि मुझे इलाज नहीं कराना, मुझे जाने दो। अल्लाह ने मुझे बस इतना ही काम करने के लिए जो है वो मौका दिया था और मैं बहुत ही मुतमईन हूँ। मैं अपने लिए जो किया है मैं उससे बहुत मुतमईन हूँ और अब मुझे अल्लाह बुला रहा है, मुझे जाने दो। तो वो डायलिसिस कराने नहीं जाते थे, वो मानते नहीं थे। फिर मम्मी आती, मेरे से नहीं मानते थे, मैं मम्मी उनको राजी करती थी। उनसे राजी नहीं होते तो फिर अदीब ईदी साहब घर पे आ जाते थे, मतलब ईदी साहब के दफ्तर में, क्योंकि इनका तो घर था ही नहीं, दफ्तर में ही इनका कमरा था, तो वहाँ आ जाते थे कि ईदी साहब आप चलो मेरे साथ। तो फिर वो चले जाते थे, लेकिन वो राजी नहीं थे इलाज में। वो कहते थे अब मुझे जाने दो, अल्लाह ने जो है वो मेरे से जितना काम लेना था दे दिया। फैसल, कैसे उनकी कमी, आई एम श्योर जितनी जिम्मेदारी वो आपके कंधों पर छोड़ के गए हैं, उनकी तो कमी आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती होगी। बीइंग अ फादर, कहाँ कब आपको उनकी कमी महसूस होती है? मैंने उनके जाने के बाद मैंने अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस किया और बस जो है वो हिम्मत आ गई और इन्होंने भी काफ़ी मुझे हिम्मत दिलाई थी। और अल्लाह ने मुझसे अगर काम लेना होगा तो अल्लाह असबाब पैदा करेगा, अल्लाह जो है वो ज़राए बनाएगा। और मुझे उम्मीद है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे से कोई नेक काम ले ले और इस मिशन को जो है वो जारी रखने में मेरी मदद करें। अच्छा, सब बहन भाइयों को वक्त देते थे, उनके तो सिर्फ 4 बच्चे नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे, माशाल्लाह कितने बच्चों को उन्होंने अपना नाम दिया, अपनी मोहब्बत दी, अपना प्यार दिया। तो कैसे उन्होंने आपकी तरबियत की? क्या एक बात हमेशा कहते रहते थे? जो है देखिए, इनका घर कभी था ही नहीं। हमें इनसे मिलने के लिए हमारी नानी के घर पे हम हमेशा पैदा होने के बाद ना हमारे सब भाई बहन की जो पैदाई जो पले बढ़े, हम नानी के घर पे पले बढ़े। और हम इनसे मिलने जाते थे हफ्ते में 1 दफा, या वो जो है वो जुम्मे वाले दिन आते थे। जुम्मे का दिन छुट्टी का होता था तो वो आते थे हमारे पास खाना खाने के लिए। तो वही इनसे हमारी मुलाकात होती थी और जब भी हमें मिलना हो तो फिर इनके पास हम जाते। तो ये इतने जुड़े हुए थे इंसानियत के कामों में कि कभी भी इन्होंने जो है वो घर की तरफ रुख ही नहीं किया, आप समझ लें। और सारी जिंदगी अपनी वक्त की भी थी और मम्मी भी उनके साथ ही रहती थी और वो उनसे मिलने के लिए हमें इनके पास जाना पड़ता था। और उन्होंने जब भी हम मिलते तो हमें फख्र होता, हमें खुशी होती कि हमारे पास हमारे अब्बू नहीं है। इसका जो है वो हमें शिकायत होती ही नहीं, क्योंकि वो जो काम कर रहे होते हैं हमें इतनी खुशी होती कि ये जो काम कर रहे हैं हम भी शायद इनका काश हम इनका हिस्सा बन जाए और हम अपनी तालीम वालीम सब छोड़ के इनके साथ हो जाएं। तो अल्टीमेटली फिर आखिर में हमने जब तालीम वालीम हासिल कर ली तो इनके साथ ही हो गए। और जब भी हमें ईदी साहब ने हमें बहुत मौका दिया काम करने का, इनसे हमारी जो बात होती थी और जो फलसफा इनके जहन में था इंसानियत का, और वो अमीर गरीब के फर्क को जो है वो पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि जितना ये फर्क होगा समाज में उतनी ही समाज में नाइंसाफियां होंगी, जुल्म होगा
और समाज जो है वो मुतनाज़ा होगा। जितना फर्क ये कम होगा उतनी ही खुशहाली होगी और सारी जिंदगी जो है वो जो कमजोर लोग होते थे उनकी मदद करते रहे। और आज भी इनकी ये बातें जो है वो हमें याद हैं और असर करती हैं कि वो जो कहते थे वो बिल्कुल सही कहते थे। और बस वो मौजूद नहीं है हमें, इसी का सबसे बड़ा दुख है। और बस हम दुआ करते हैं। आप उनके बेटे हैं, ये कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन जो मैं बार बार कह रही हूँ कि काम वो करके गए हैं, शायद ही कोई इस तरह का काम करके जाए। और थैंक यू सो मच फैसल ईदी साहब, आपने टाइम निकाला आज के दिन। और बिल्की साहबा आपका भी शुक्रिया जनाब। एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको एक स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, बल्कि वो आप जानते ही हैं, उस्मान मिर्ज़ा जो कि कल से वायरल हैं और अभी जो है सलाखों के पीछे हैं, उनसे जो है वो पूरी जो तस्वीर का जो एक दूसरा रुख है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि असल में ये पूरा मामला हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने हमें अभी अभी जनाब ज्वाइन किया है। और जिस तरह से प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी कि आज हम प्रोग्राम में एक बहुत ही वायरल स्टोरी उस पर सेगमेंट करने वाले हैं और बहुत ही अफसोसनाक वीडियोस कल मौसूल हुई मुझे मेरे फ़ोन में, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, हर जगह शेयर की जा रही थी वीडियो, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक शख्स जिसका नाम उस्मान मिर्ज़ा बताया जा रहा है, वो एक फ्लैट में दाखिल होता है अपने कुछ दोस्तों के साथ और वहां पर मौजूद लड़का और लड़की उनके साथ जिस तरीके से बिहेव किया जाता है, मार पीट की जाती है, थप्पड़ सीध किए जाते हैं, गालम गलोच की जाती है, लड़की को बरहना करने की कोशिश की जाती है और बगैर इजाजत के जिस तरीके से वीडियो बनाई जा रही है, उनको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, बदकारी करने पर भी मजबूर किया जा रहा है और मुसलसल वीडियो जो है वो शूट की जा रही है। जैसे ही ये वीडियो मंजर आम पर आती है, ये वीडियो कल शाम से वायरल होना शुरू होती है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी इस्लामाबाद पुलिस जो है फौरी तौर पर हरकत में आती है और फौरन इस वाक़े पर एक्शन लेते हुए इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, जिसका नाम उस्मान मिर्ज़ा है, उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। इसी पूरे मामले के ऊपर बात करेंगे कि ये शख्स है कौन और अब इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ दो मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद अफजाल अहमद कौसर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और साथ स्टूडियोज में हमारे साथ हैं बैरिस्टर वकास अबरेज खान साहब। वकास, सबसे पहले जो ये मामले के कानूनी पहलू हैं, मैं इस पर आपसे भी बात करना चाहूँगी। DIG ऑपरेशन भी हमारे साथ होंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि ये शख्स कौन है। वायलेशन की गई, सरासर किसी के साथ ज़बरदस्ती वीडियो बनाना, तशद्दुद करना, गालम गलोच करना, बरहना करके वीडियो बनाना, यकीनन इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है और सज़ा भी यकीनी तौर पर ज़्यादा होगी। क्या अभी ये जो शख्स है सलाखों के पीछे है, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है अभी इस वक्त? नबिया, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी ये वक्त को रहती है शिकायत मुझ पे इल्ज़ाम है कि जंजीर हिला देता है। सबसे पहले इस जाबराना और फासिकाना इक़दाम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर इसकी जितनी मुरम्मत भी की जाए वो भी कम है। चूँकि इस तरह के मामलात और इस तरह के सानहात और हादसात हमारी मामूल की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। और जो आपने स्पेसिफिकली बात की प्रोविजंस के हवाले से, सेक्शंस के हवाले से, दफ़ात के हवाले से, तो इस FIR के अंदर जो सबसे रेलिवेंट प्रोविजन जिसका इतलाक़ किया गया है वो सेक्शन 354A है, जिसकी सज़ा डेथ पेनल्टी है या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। और जहाँ तक पुलिस के किरदार का ताल्लुक है, आई मस्ट एप्रिशिएट एंड एडमायर द रोल ऑफ पुलिस इन दिस स्पेसिफिक केस, स्पेशली क्योंकि इस केस के अंदर जो है पुलिस की मुद्दत में FIR का इंदराज किया गया है और बहुत सारे ऐसे केसेस जिनमें पुलिस की तरफ से खास तौर पे वो केसेस जिसमें मीडिया और हमारे हकूक़ के निस्वार, हकूक़ के इंसानी के दावेदार और ठेकेदार लाओ लश्कर और बहंदर लेकर पहुंच जाते हैं। उन केसेस के अंदर अगर पुलिस की मुद्दत में ये मुकदमा रजिस्टर किया जाए तो पुलिस बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के वो मुकदमे की पैरवी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, इंटेरोगेशन करती है और एक क्वालिटेटिव पीस ऑफ चलान कोर्ट में सबमिट करता है, जिसकी रोशनी में अदालतों से कन्विक्ट करती हैं। चूंकि ऐसे केसेस के
अंदर अगर प्राइवेट कंप्लेंट होता और कल कला वो कंप्रोमाइज कर लेता या सोशल प्रेशर की वजह से। मैं वही आपसे वकास साहब बात करना चाह रही हूँ कि अभी इसके अंदर जो है वो बड़ा जो है वो ट्विस्ट भी आ सकता है कि यूजुअली क्या होता है कि जो विक्टिम्स होते हैं उनको प्रेशराइज कर दिया जाता है और सम टाइम अपनी फैमिली प्रेशर की वजह से भी वो सामने नहीं आना चाहते हैं और मामला सुलझाव की तरफ चला जाता है। तो अगर ऐसे में अभी विक्टिम्स सामने आते हैं और वो मामले को रफा दफा कर देते हैं तो क्या फिर भी इस शख्स को सजा होगी? बिल्कुल हो सकती है। सेक्शन 311 मौजूद है जो कि फसाद फिल अर्ज की बात करता है। आपको याद होगा कि तरीके और आग उठाकर देखे तो शाहरुख जतोई का एक ऐसा केस है कि जिसे हाई कोर्ट ने उसे कंप्रोमाइज की बेस पे एक्विटल किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने फसाद फिल अर्ज की प्रोविजन को ट्रैक्ट किया और उसकी सजा को बहाल कर दिया। वो अभी भी जेल में अपनी सजा काट रहा है। एट द सेम टाइम कंदील बलोच का केस है जिसमें उसके माँ बाप ने वो अपने ही बेटे को उसका कत्ल माफ किया, लेकिन हाई कोर्ट ने मुल्तान के मॉडल कोर्ट ने 311 की प्रोविजन का इतला किया, उसे सजा दी। इस केस के अंदर भी कल कला अगर जो इसमें अफेक्टी हैं, विक्टिम्स हैं, एक तो स्पेशली उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि इस तरह के केसेस के अंदर जो मजरूब हैं, जो विक्टिम है, वो सोशल प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और मीडिया पे उनकी बिल्कुल तस्वीर न चलाई जाए। बिल्कुल, यहाँ पर वैसे ये एक क्लियर मैसेज भी जाना चाहिए और मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू मैं ये बात भी करना चाहूंगी कि जब भी हम किसी रेप विक्टिम की अगर बात करते हैं कि कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है या जिस तरह से ये एक वीडियो लीक हुई, तो इसमें हमें लोगों की प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। किसी की सारी जिंदगी जो है वो खराब हो सकती है, उसको शर्मिंदगी में गुजारना पड़ सकती है। खुदा ना खास्ता कोई शख्स डिप्रेशन में जाकर खुदकुशी की तरफ भी बढ़ सकता है। तो हम चीजें वायरल तो फौरन से पहले कर देते हैं। अगर आपको इतना शौक भी आता है वायरल करने का तो कोशिश करें ब्लर कर दें आप, ताकि विक्टिम का जो चेहरा है में दिखाई ना दे। जी बिल्कुल इसी तरह। और इस केस के अंदर जो है वीडियो का फोरेंसिक करवाना बड़ा ज़रूरी है और जितने भी अफेक्टीज हैं, विक्टिम्स हैं, उनकी 161 और 164 की जो स्टेटमेंट्स हैं बिफोर मजिस्ट्रेट वो रिकॉर्ड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली इस तरह के केसेस में जब विक्टिम्स हैं, जो मजरूब हैं, जब वो कोई स्टेटमेंट इस केस के पराये के खिलाफ दे देते हैं या इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन में प्रॉपर कोऑपरेट नहीं करते, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सेवरल जजमेंट इस पर मौजूद हैं कि prosecution has to prove his case beyond the shadow of doubts, dents and suspects। तो ये जो डेंट्स, डाउट्स हैं और सस्पेक्ट्स हैं, इससे बालातर होकर प्रोसिक्यूशन अपना केस मजबूत तौर पे अदालत में पेश करना है। वकास डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद अफजाल अहमद कौसर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी सारी टीम को जो है सलाम पेश करते हैं हमारे पूरे चैनल की तरफ से कि इतनी बर वक्त कार्रवाई की गई इस मुलजिम के खिलाफ और फौरी इसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया। अभी भी ये शख्स सलाखों के पीछे है। मुझे बताइएगा कि ये उस्मान मिर्जा, ये शख्स है कौन? जी सर, अगर आप जी सर बताइएगा अगर आप सुन पा रहे हैं कि ये उस्मान मिर्जा शख्स है कौन? नहीं, मैं आपको सुन नहीं। अच्छा जी, हम दोबारा जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डीआईजी ऑपरेशंस तक हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही। अच्छा वकास, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस शख्स की अभी कोई प्रोफाइल सामने आ रही है? देखिए, इसकी जो प्रीवियस प्रोफाइल है उसके अंदर भी ये शो किया जा रहा है कि इसको डिफरेंट मुकदमात के अंदर जो एज अक्यूज पर्सन नामजद किया गया। एट दी सेम टाइम जो इसकी कल की एक वीडियो थी जो आपके चैनल ने ही इस पे बात भी की, जो आपका रात को प्रोग्राम आशिया एहतशाम का, उसके अंदर भी इसकी एक वीडियो चलाई गई जिसमें वो क्लियरली इस चीज़ की इंडिकेशन कर रहा है कि कल या परसों जब मुझे कोर्ट में पेश किया जाएगा तो मेरी ज़मानत मनसूख होगी और 20 या 25 दिन के बाद जो है मैं ज़मानत भी ले लूंगा और इस केस में बाइज्जत बरी भी हूंगा। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि जिस माशरे में इतना यकीन कैसे हो गया? मैं यही बात करने लगा हूँ कि जिस माशरे में जालिम और जाबिर लोग इतनी जांफशानी से और हंदाफशानी से जुर्म का इर्तिकाब करते हैं और कानून को अपने पाँव की जूती समझते हैं, मैं समझता हूँ कि उस माशरे का निज़ाम इंसाफ है और निज़ाम अदल जो है वो तुंदो तेज हवाओं में तिनकों की तरह बिखर के रह जाता है। हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को भी सोचने की जरूरत है और अदालतों को भी इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है। अभी कोई कड़ियां मिली हैं, कुछ पता चला है कि इस शख्स का क्या किसी बासर शख्सियात से कोई ताल्लुक
ताल्लुक है, जो इतने धड़ल्ले से जो है खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी करते हुए, लोगों को मारपीट करते हुए, असलहे की धमकी देते हुए और फिर जेल की सलाखों के पीछे से भी वीडियो पैगाम दे रहा है कि 20-25 दिन के बाद मैं बाहर आ जाऊंगा, तो क्या बहुत इसके पहुंचे हुए ताल्लुकात हैं? देखें नबिया, ताल्लुकात हो या ना हो, हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो कजियां हैं, जो नकाइस हैं, जो डिफेक्ट्स हैं, उसकी वजह से अल्टीमेटली जो बेनिफिट दिया जाता है वो अक्यूज पर्सन को दिया जाता है। और अक्यूज पर्सन जब किसी भी केस के अंदर कोई डेंट्स या कोई डाउट्स क्रिएट कर देता है तो अल्टीमेटली जजेस आर बाउंड टू डिसाइड द केस बाय द बुक ऑफ लॉ। और जजेस क्या करते हैं, उनके सामने जजमेंट्स हैं कि डाउट्स का अल्टीमेट बेनिफिट हमने अक्यूज को देना है, उनकी जमानतें भी दे दी जाती हैं। जब ट्रायल कंडक्ट किया जाता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन भी अगर इसी तरह के डाउट्स आ जाए तो अल्टीमेटली उसको क्विटल कर दिया जाता है। लिहाजा हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है एज कंपेयर टू कंप्लेनेंट ये सपोर्ट करता है हमारे अक्यूज पर्सन को। इसके अंदर जो रिफॉर्म्स थी, जो इमरान खान साहब ने बात की, जो नवाज शरीफ साहब बात करते थे, वो रिफॉर्म्स इस वक्त सबसे ज्यादा नागुज़ीर है। जब तक रिफॉर्म्स नहीं की जाएंगी इस तरह के जो जालिम, जाबिर और जुल्म करने वाले लोग हैं वो इस तरह दंदनाते फिरते रहेंगे। अच्छा वकास, मुझे बताइएगा, लड़के और लड़की की अगर स्टेटमेंट सामने आ जाती है और मुल्जिम के खिलाफ आ जाती है तो जो केस है वो क्या रुख इख्तियार करेगा? फिर अल्टीमेटली अगर इसको प्रॉपर क्वालिटेटिव पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन से अदालत में पेश किया जाता है तो बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये समझता हूँ कि 354A की जो सजा है वो डेथ पेनल्टी है। ठीक है, और वो हो सकती है, इस मुल्जिम को हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, अफजाल अहमद कौसर साहब DIG ऑपरेशंस ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, आपको आवाज आ रही है क्लियरली? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो हम अपने पूरे चैनल और हमारी टीम आपको सलाम पेश करते हैं कि जो ये फौरी तौर पर बरवक्त कार्रवाई की गई, बरवक्त एक्शन लिया गया और इस मुल्जिम को जो है सलाखों के पीछे भेजा गया, इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। हमें बताइएगा सर, ये जो शख्स है मुल्जिम उस्मान मिर्जा, ये कौन है? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करूं। ये जो इंसिडेंट हुआ है और ये जो वीडियो परसों वायरल हुई है, ये बतौर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ना सिर्फ हमारे लिए बाइस तशवीश है और इसमें हम अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह हैं, जो हमने इंफॉर्मेशन पब्लिक को टाइमली डिसमिनेट करनी है और इसके साथ साथ जो हमने इन्वेस्टिगेशन इसकी कंडक्ट करनी है। और बतौर शहरी के मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत शर्मनाक और अफसोसनाक है। उस्मान मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ केस रजिस्टर कर लिया गया है और उसके साथ उसके अकम्पलिस के ख़िलाफ़ भी केस रजिस्टर कर लिया गया है और उस्मान मिर्ज़ा और उसके 3 अकम्पलिस को हमने अरेस्ट किया है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इन्वेस्टिगेशन जो ही फर्दर चलेगी तो फर्दर जो डिटेल्स हैं इसकी वो हम आपसे शेयर करेंगे। अच्छा सर, जो विक्टिम्स हैं उन तक अभी रसाई हो पाई है? उनकी स्टेटमेंट कब तक सामने आ जाएगी? विक्टिम्स तक हम रसाई की कोशिश कर रहे हैं और उसको हम उसमें एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी भी ज़ाहिर है, हम उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से विक्टिम्स का, क्योंकि विक्टिम्स की स्टेटमेंट इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस ने जब आगे प्रोसिक्यूशन में और कोर्ट्स में जाना है तो उन तक हम रसाई करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है सर, ये बताएगा कि एक वीडियो इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद, उस्मान मिर्ज़ा की गिरफ्तारी के बाद दोबारा एक मंजर आम पर आती है। जेल की सलाखों के पीछे से ये शख्स वीडियो बनाते हुए कहता है कि बस 20-25 दिन का मामला है और उसके बाद मैं जेल की सलाखों से बाहर होऊंगा और आज़ाद हवाओं में घूमूंगा। इस तरह का एक पैगाम खुल्लम खुला दे रहा है, कोई डर, कोई खौफ चेहरे पे, कोई इस तरह के तासुरात नहीं है। तो क्या इस शख्स के ताल्लुकात कोई बासर शख्सियात के साथ भी बताए जा रहे हैं? देखें, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। कोई भी हो मुल्ज़िम, चाहे वो कोई भी हो, हमारे लिए वो कानून के मुताबिक हम उसको ट्रीट करेंगे। और जिस वीडियो की आप बात कर रही हैं उसका हम एनालिसिस करवा रहे हैं कि ये वीडियो रीसेंट है या उससे पहले की है या इससे पहले किसी वक्त बनी है, उसका हम फॉरेंसिक एनालिसिस करवा रहे हैं और उसके बाद ही हम आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू देने के काबिल होंगे इसमें।
अच्छा सर, आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि ये वीडियो विंटर्स की है, पुरानी वीडियो है, यही अभी तक जो है वो न्यूज़ में भी आ रहा है, तो जब तक कोई सर वीडियो वायरल नहीं होती है, ऐसे मुल्जिमान की पकड़ाई नहीं होती है, वो शहर में खुलेआम धनाते फिरते हैं, जराइम इस तरह के करते रहते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते रहते हैं, उनकी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो जब तक वीडियो क्या अगर वायरल नहीं होगी, सोशल मीडिया पे नहीं आएगी, तब तक क्या ऐसे मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? देखें, इसमें रिपोर्टिंग के मल्टीपल मैकेनिज़म्स हमारे पास मौजूद हैं। जैसे 15 आपको पता है वो एक है। इसके अलावा इस तरह के केसेस के लिए हमने एक स्पेशल जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट भी कायम किया है, ताकि कोई हरासमेंट या कोई डोमेस्टिक वायलेंस या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं तो उनकी रिपोर्टिंग उनको डायरेक्ट भी 8090 पे की जा सकती है। और इसी तरह अगर किसी पुलिस स्टेशन में या किसी पुलिस यूनिट में किसी को कोई कंप्लेंट हो और वो रजिस्टर ना हो रही हो, या कोई और लाइक इन्वेस्टिगेशन, फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन, डिलेड इन्वेस्टिगेशन की कोई इश्यूज़ हों, तो उसके लिए भी हमने एक अपनी हेल्पलाइन 1715 रिसेंटली इस्टेब्लिश की है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पुलिस को हम ये कॉम्पिटेंट पुलिस हो, वेल बिहेव्ड पुलिस हो, न्यूट्रल हो और अकाउंटेबल टू पीपल हो, हम इसमें अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो जो केसेस हमें रिपोर्ट होते हैं हम प्रॉम्प्टली उन पे एक्शन लेते हैं, केसेस रजिस्टर करते हैं और जो अक्यूज्ड हैं, गिल्टी हैं, उनको हम अरेस्ट करते हैं और आगे कोर्ट्स में पेश करते हैं। अच्छा सर, हमें बताइएगा, हमारी जितनी इस वक्त ऑडियंस देख रही है उनको बताएगा ये जो स्पेशल जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट है ये किस तरीके से काम कर रहा है, और इसका हेल्पलाइन नंबर मैं एक बार फिर से अनाउंस करना चाहूँगी, इट इज़ 8090। आप इस पर कॉल करके किसी भी किस्म की जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं। जी सर। जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट इसलिए बनाया गया है कि हम ये फील करते थे एज इस्लामाबाद पुलिस के जो हमारी वुमेन विक्टिम्स हैं, हरासमेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस है और इससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसके लिए एक ऐसा यूनिट बनाया जाए जो कंपैशन शो करे टुवर्ड्स विक्टिम्स। और उसमें वुमेन ऑफिसर्स को हमने लगाया है जो राउंड द क्लॉक वहाँ इस जो नंबर अभी आपने अनाउंस किया है इस पे अवेलेबल हैं। इसमें हम लीगल एड भी ला रहे हैं और इसके साथ साथ वो रिस्पॉन्ड करते हैं, उनसे बात करते हैं और उस जो भी उनके इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि लोग जो हैं, अभी भी ये काम तासुर हमारे लोगों में पाया जाता है कि पुलिस पर कंप्लेन करने से पहले या राब्ता करने से पहले एक खौफ पाया जाता है, एक डर पाया जाता है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि कोट लखपत में भी एक जो है वो इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, जब खातून ने जो है वो कंप्लेन की तो ASI ने उनको घर पर पहुंचकर जो वो मारपीट की, 2 के बाद में IG साहब ने ASI को मुअत्तल कर दिया। लेकिन ये आपको लगता है कि बेसिक तरबियत भी अभी कहीं ना कहीं होने की ज़रूरत है? 2 के जो हमारे बड़े शहर हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ पर तो हमारी पुलिस बहुत एक्टिवली काम कर रही है, बर वक्त एक्शन भी लिया जाता है, तरबियत भी है। लेकिन आपको लगता है कि बाकी जो हमारे रिमोट एरियाज हैं या जो रूरल एरियाज हैं वहां पर लोग अभी भी घबराते हैं पुलिस से? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि पुलिस आपकी प्रीमियर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है और लाइक अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो इसमें सैकड़ों लोगों का डेली बेसिस पे पुलिस से इंटरेक्शन है। वो इंटरेक्शन किसी कंप्लेंट की सूरत में पुलिस स्टेशन जाने का भी हो सकता है, या हमारे ट्रैफिक के जो ऑफिसर्स रोड्स पे ड्यूटी कर रहे हैं उनसे इंटरेक्शन हो सकता है, या जो नॉन कोर पुलिस फंक्शंस हैं लाइक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने बनवाना है, या वो इस तरह की चीज़ों में डेली बेसिस पे पुलिस का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है पब्लिक से। अब इसमें हमेशा से रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट यही है कि पुलिस का रवैया ठीक हो, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि पुलिस का रवैया बिल्कुल ठीक होना चाहिए, एक कंपैशन उसमें नज़र आनी चाहिए। और ट्रेनिंग की आपने बात की, तरबियत की बात की, तरबियत की ज़रूरत हमेशा रहती है। हम इस्लामाबाद के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं और पूरी कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं कि हम पुलिस, ना सिर्फ पुलिस की परफॉर्मेंस को, पुलिस के प्रोफेशनलिज्म को बेहतर बनाएं, बल्कि पुलिस के रवैया को भी आम लोगों से बेहतर बनाएं। और फिर इसके साथ जो मैंने पहले बात की कि जो हमारे इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज़म्स हैं, लाइक 1715 की मैंने बात की, जो पुलिस हेल्पलाइन इस्टेब्लिश की गई है,
कि जिस पे पुलिस के बारे में कोई रवैये की कंप्लेंट है, कोई केस रजिस्टर ना करने की कंप्लेंट है, फॉल्टी रजिस्ट्रेशन की, फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन की कंप्लेंट है, वो सारी इस पे कंप्लेंट्स लाई जा सकती हैं। तरबियत की ज़रूरत बिल्कुल है, और तरबियत की ज़रूरत हमेशा मैं समझता हूँ कि रहती है, हर लेवल पे रहती है। एंड वी आर फुली कॉग्निजेंट कि ये हमने इन चीज़ों को, पुलिस के रवैया को बेहतर करना है, और उसमें हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी रिसेंटली एक और इकदाम भी उठाया गया, बाइसिकल पर ख़वातीन का पेट्रोलिंग करना, इससे आप क्या समझते हैं कि क्या बेहतरी आएगी? मैं ये समझता हूँ कि सिक्योरिटी एक फीलिंग का नाम भी है। सिक्योरिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन सिक्योरिटी एक फीलिंग का नाम भी है, और वो फील इस तरह है कि आप अपने घर से निकलें तो यू शुड फील सिक्योर, और अगर इफ़ यू फील सिक्योर तो इसका मतलब यही है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, पुलिस है, वो अपना काम ठीक तरीके से कर रही है। जो बाइसिकल पेट्रोल यूनिट है उसको कायम करने का मकसद यही था कि कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ जाया जाए, ऐसी जगहों पे वो पेट्रोल करें जहाँ पे वो लोगों को विजिबल हों, लोग उनको देख के सिक्योर फील करें। और ये पूरा पेट्रोल प्लान हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, काफ़ी हद तक हमने कर दिया, और उसका एक पार्ट है बाइसिकल पेट्रोल यूनिट। अच्छा सर, आखिरी आपसे मैं बात करना चाहूँगी उस्मान मिर्ज़ा केस से मुतालिक ही। इसमें अगर लड़का लड़की पर किसी किस्म का कोई प्रेशर डाला जाता है और अगर वो इस मुलज़िम के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट नहीं देते हैं, तो तब भी क्या उस्मान मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है? देखें, इस केस में वॉट एवर इज़ लीगली पॉसिबल हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, और हम बिल्कुल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करने के लिए हमारे आईजी इस्लामाबाद ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, जो हमारे एक सीनियर ऑफिसर हैं, जो इन्वेस्टिगेशन के ओवरऑल इंचार्ज भी हैं, उनकी सुपरविजन में एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की है जो इस सारे केस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख रही है। अगर उन पर कोई प्रेशर डाला जाता है तो फिर भी लॉ वुड टेक इट्स कोर्स, हम उनको भी प्रोटेक्शन देंगे, और इसके साथ साथ जो भी इसमें प्रोसिक्यूशन के अंदर जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अच्छी केस फाइल प्रिपेयर करें, अच्छी एविडेंस कोर्ट के सामने रखें, ताकि इनको सज़ा हो सके। ठीक है सर, आपने बताया कि इनके ग्रुप का, इनके गैंग का जो चौथा मफरूर मुलज़िम था वो भी अब गिरफ्तार किया जा चुका है, उसकी गिरफ्तारी सर कैसे अमल में लाई गई? हाँ, चौथा मुलजिम को कल रात को अरेस्ट किया गया था, और एक टिप ऑफ पे और टेक्निकल असिस्टेंस से उसको अरेस्ट किया गया। आज उसको हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं और उसका रिमांड रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोर्ट को। थैंक यू सो मच। हमारे साथ डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद अफजाल अहमद कौसर साहब शामिल गुफ्तगू थे। बैरिस्टर वकास सबरेज़ खान साहब, थैंक यू सो मच, आपने भी टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। और जनाब, इसी के साथ हम ब्रेक पे जाएंगे, और इसी तरह की हम मज़ीद उम्मीद भी रखेंगे कि हमारे मुल्क में, एक तो मैं दुआ करूँगी खुदा ना खास्ता कि कभी कोई क्राइम ना हो, क्राइम की जो शरह है अल्लाह करे कि वो कम हो, और अगर क्राइम हो तो जो मुलजिम है वो फौरी तौर पर पकड़े जाएं, जैसा कि हमारी पुलिस ने अभी बर वक्त कार्रवाई की है। ब्रेक से जब जनाब वापस आएंगे तो आपकी जो स्किन से रिलेटेड मसाइल हैं उस पर ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और थोड़ी सी टिप्स आपको देंगे। जाते जाते प्रोग्राम में साथ रहिएगा।